प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य की इस व्याख्यानमाला में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज हम हिंदी की इस व्याख्यानमाला में हिंदी नाटक के उद्भव और विकास पर विस्तार से प्रकाश डालेंगे। अर्थात आज हमारे इस व्याख्यान का मूल विषय है हिंदी नाटक का उद्भव और विकास। नाटक संस्कृत साहित्य की देन है। नाट्यशास्त्र के अनुसार नाटक की सर्वप्रथम उत्पत्ति त्रेता युग में हुई। ब्रह्मा ने वेदों से उपयुक्त सामग्री लेकर नाट्य वेद की रचना की। आचार्य भरत मुनि ने ब्रह्मा के आदेश से अमृत मंथन व त्रिपुरदाही नामक डिम्ब प्रस्तुत की। भरत मुनि ने नाटक का लक्षण प्रतिपादित करते हुए कहा है, नाट्य लोकवृत्त का अनुकरण है जिसमें नाना भावों व अवस्थाओं का समावेश रहता है। कालिदास जी ने भी नाटक की परिभाषा इस प्रकार दी है। वे कहते हैं, प्रयोग प्रधान ही नाट्य शास्त्र है। नाटक को रूप व रूपक भी कहा गया है। नाटक रूपक का सबसे बड़ा भाग माना जाता है। नाट्य विधा की दृष्टि से संस्कृत साहित्य बहुत ही समृद्ध साहित्य रहा है। संस्कृत में नाट्य में कालिदास जी का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। नाट्य विधा पर शास्त्रीय ग्रंथों का विशद निर्माण भी हुआ है, जिससे रचनाकारों का मार्ग प्रशस्त हो सका है। पाश्चात्य विद्वानों के विचार भारतीय विचारधारा से भिन्न है। प्रोफेसर हिलेब्रा और प्रोफेसर कोनो भारतीय नाटक का उद्भव लौकिक तथा सामाजिक उत्सवों से स्वीकार करते हैं। शेक्सपियर की मान्यता रही है कि स्वभाव, स्वरूप, बिंब, युग, समय की आकृति तथा उसके प्रभाव को अंकित करने वाला दर्पण नाटक है। पाश्चात्य आलोचकों ने नाटक का वर्गीकरण करते हुए इसे ट्रेजेडी, अति भाव प्रधान, कॉमेडी, प्रहसन, ट्रेजिकॉमेडी, विचार प्रधान, समस्या नाटक, एकांकी तथा रेडियो नाटक आदि स्वीकार किए। हिंदी नाटक का जहाँ तक संबंध है, संस्कृत नाट्यशास्त्र की परंपरा से प्रेरित होकर हिंदी कवियों ने नाटक लिखना प्रारंभ किया। आलोचक भारतेंदु युग से नाट्य साहित्य का उद्भव स्वीकार करते हैं, किंतु डॉक्टर दशरथ ओझा के अनुसार हिंदी साहित्य में नाटक का उद्भव 13वीं शताब्दी में हो चुका था। उस समय की रचना गै सुकुमार रास में नाटक तत्व विद्वान माने जाते हैं। इस तरह की ऐसी धारणा है। हम यहाँ हिंदी के नाटक के विकास के कालखंडों को ध्यान में रखते हुए उसके विकास पर जब चर्चा करते हैं तो इसी सुविधा की दृष्टि से हम 3 कालखंडों में विभाजित कर लेते हैं, भारतेंदु युग, प्रसाद युग और आधुनिक, या इसको हम प्रसादोत्तर युग भी कह सकते हैं। सबसे पहले हम भारतेंदु युग की चर्चा करते हैं नाटक के विकास के अंतर्गत। तो आधुनिक युग गद्य का जन्मदाता रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस युग में साहित्य की गद्य परंपरा में अनेक विधाओं का विकास हुआ। नाटक विधा का वस्तुतः उद्भव यहीं से स्वीकार किया जाता है। इस युग के प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अनेक नाटक लिखे, जिसमें रत्नावली, विद्या सुंदर, पाखंड विडंबना, धनंजय विजय, प्रबोध चंद्रोदय, कर्पूर मंजरी, भारत जननी, दुर्लभ वधु, मुद्रा राक्षस, चंद्रोदय, वैदिक हिंसा, हिंसा न भवती, सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली, अंधेर नगरी इनका बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है, नील देवी, सती प्रथा, प्रेम जोगनी आदि बहुत उल्लेखनीय नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के माने जाते हैं। भारतेंदु जी ने मौलिक तथा अनुदित नाटक लिखे जो पौराणिक, सामाजिक तथा ऐतिहासिक हैं। शूद्रक, श्री कृष्ण, विल्हण, भास, विशाख तथा कांचन कवियों की कृतियों का अनुवाद भी इन्होंने किया। शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद दुर्लभ बंधु नाम से हरिश्चंद्र जी ने किया। ये नाट्य कृतियाँ संस्कृत शैली पर आधारित हैं। रूपक के भेदों में नाटक, प्रहसन, भाण लिखे हैं।
और उपरूपकों में षटक, नाट्य गीत, गीति रूप, नाटिका आदि लिखे। विषय वस्तु की दृष्टि से आधुनिक प्रवेश को स्वीकार किया गया। लेखक का मूल लक्ष्य मनोविनोद के साथ सामाजिक चेतना और अंधविश्वास के प्रति विरोध रहा है। साथ ही नैतिक मूल्य की सुरक्षा करना भी। इस युग के अन्य नाटकों में अंबिका दास व्यास रचित ललिता, खड़ग बहादुर रचित महारास, सूर्य नारायण सिंह कृत श्यामानुराग नाटिका, चंद्र शर्मा कृत उपहासरण, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद रचित प्रदुमन नाटक, शीतला प्रसाद त्रिपाठी रचित राम चरितावली, ज्वाला प्रसाद मिश्र रचित सीता बनवास, बालकृष्ण भट्ट रचित नल दमयंती स्वयंवर आदि कृतियां उल्लेखनीय मानी जाती हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि भारतेंदु जो युग है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र, क्योंकि भारतेंदु अपने आप में एक बहुत ही प्रतिभाशाली साहित्यकार माने जाते हैं, बहुविधा के जनक माने जाते हैं और ऐसे ही कहा जाता है कि काव्य की ऐसी कोई विधा नहीं जिस पर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी कलम नहीं चलाई हो। तो इस तरह से हम इसे एक तरह भारतेंदु युग से हम सही रूप में नाटक की शुरुआत मान सकते हैं। नाटक का जो दूसरा युग शुरू होता है, जैसे द्विवेदी युग में कोई नाटक नहीं लिखे गए, लेकिन प्रसाद का जो समय होता है तो प्रसाद युग के में आकर के नाटक अपनी और ऊंचाइयों को छूने लगता है। हिंदी साहित्य में आधुनिक नाटकों के जन्मदाता श्री जयशंकर प्रसाद माने जाते हैं। प्रसाद पहले कवि और बाद में नाटककार के रूप में अवतरित हुए हैं। प्रसाद ने ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर आधारित नाटक लिखे, किंतु उन नैतिक मूल्यों को समसामयिक प्रश्नों के साथ जोड़कर नया परिवेश प्रदान किया। इन्होंने अपने नाटकों के अंतर्गत विशाख, जन्मेजय, नाग यज्ञ, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी और कामना जैसे उल्लेखनीय नाटकों की रचना की। और विशेष रूप से स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त उनके बहुत ही प्रसिद्ध ऐतिहासिक नाटकों में गिने जाते हैं। प्रसाद जी ने ज़्यादातर ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं और प्रसाद के नाटकों में एक विशेषता ये रही है कि ये मंची दृष्टि से सफल नहीं हो पाए। हालांकि बहुत ही जब शुरुआत का समय था तो बहुत ही उत्कृष्ट रचनाएं इनके साहित्य में हमें नाटकों के रूप में दिखाई देती है। प्रसाद ने अपने नाटकों के माध्यम से हिंदी नाट्य विधा में अनेक प्रयोग किए। प्रारंभिक रचनाओं में सफल सिद्ध न हो सके, किंतु अंतिम रचनाएं सार्थक सिद्ध हुई और हिंदी नाटकों के लिए अभिनय पथ प्रशस्त हुआ। कथानक और शिल्प की दृष्टि से वे सफल नाटककार कहलाए। इनके प्रवृत्ति नाटकों में हरिकृष्ण प्रेमी के पाताल विजय, प्रतिशोध, स्वर्ण विहान, रक्षाबंधन, श्री लक्ष्मी नारायण मिश्र के मुक्ति का रहस्य, अशोक, सिंदूर की होली, आधी रात, राक्षस का मंदिर, राजयोग आदि बहुत ही उल्लेखनीय नाटक माने जाते हैं। प्रसाद युग का जो नाट्य साहित्य है वो अपने आप में एक बहुत ही विकसित नाट्य साहित्य माना जाता है और एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि यदि हिंदी के पास अव्यवसायिक रंगमंच होता तो इस युग का नाट्य साहित्य और भी समृद्ध होता, इसमें कोई संदेह नहीं माना जाता। लेकिन आधुनिक युग के नाटककारों के लिए इन्होंने एक मार्ग को प्रशस्त किया था। अगला जो युग है अर्वाचीन युग, या इसे हम आधुनिक युग कह सकते हैं या प्रसादोत्तर युग भी कहा जाता है। आधुनिक युग या अर्वाचीन युग से तात्पर्य क्षयवाद युग के बाद से आज तक का समय माना जाता है। यह युग विविध विधाओं के लिए चरम उत्कर्ष का रहा। पाश्चात्य टेक्निक का आश्रय लेकर मनोवैज्ञानिकता के साथ अंतर्द्वंद को प्रस्तुत किए जाने की प्रवृत्ति का विकास हुआ है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नाट्य विधा का जो श्रीगणेश किया और जयशंकर प्रसाद ने नए परिवेश के साथ गंभीरता तथा सांस्कृतिकता प्रदान की। अभिनय की दृष्टि से सफल युग नहीं कहा जा सकता उन दोनों युगों को। ये कभी इस युग से दूर हो सके हिंदी नाट्य सफलता के शिखर पर पहुंचा सका, लेकिन आधुनिक युग में यानी अर्वाचीन युग में नाट्यकारों में उपेंद्रनाथ प्रथम नाट्यकार माने जाते हैं जो रोमानी प्रवृत्ति के घेरे को तोड़कर आधुनिक भावबोध से संपृक्त होते हैं। श्री अस्त द्वारा रचित जय पराजय, छठा बेटा,
कैद, उड़ान, भंवर, अलग अलग रास्ते, अंजो दीदी आदि नाटक हैं। इनमें जयपराजय प्रसाद युग से प्रभावित माना जाता है। अन्य नाटकों में तनाव की स्थितियां हैं जो संबंध के सूत्रों की यथार्थ व्याख्या कर पाई हैं। अब देखिए कि इनकी जो नाट्य कला के संदर्भ में कहा जाता है कि मंच के प्रति सतर्क होने के कारण उन्हें अपनी भाषा को रोमांटिक अभिव्यक्तियों से बचाकर यथार्थ, सापेक्ष और कार्यक्षम बनाने की आवश्यकता हुई, पर उनकी भाषा गहन मानवीय स्थितियों को रूपायित नहीं कर पाई। वह स्थिति को स्थूल स्तर पर ही नाटकीय बना पाती हैं। तनावों के भीतर तनावों को देख पाना उसकी शक्ति के भार है। इस युग के नाटककारों में विष्णु प्रभाकर का नाम भी उल्लेखनीय है, जिन्होंने अन्य नाटकों में भावना और नैतिक कर्तव्य का अंतर्द्वंद सफलता के साथ चित्रित किया है। इस युग में नाटककारों में वृंदावन लाल वर्मा, गोविंद वल्लभ पंत, जगदीश चंद्र माथुर, उदय शंकर भट्ट, चंद्रगुप्त विद्यालंकार, ये नाम काफ़ी लंबी परंपरा है, जिन्होंने ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनीतिक अनेक तरह के नाटकों की रचना की है। इन नाटकों में इस युग में पौराणिक नाटक भी लिखे गए, जिनमें चतुरसेन शास्त्री रचित मेघनाद, बेनीपुरी कृत सीता, वीरेंद्र कुमार रचित सुभद्रा प्रणय आदि उल्लेखनीय माने जाते हैं। सामाजिक नाटकों में वृंदालाल वर्मा कृत राखी की खोज, खिलौने की खोज, देखा देखी, केवट, बांस की फांस और सेठ गोविंदास रचित सेवापद, त्याग का ग्रहण, इस तरह के नाटक काफ़ी उल्लेखनीय माने जाते हैं, जिनमें सामाजिक समस्याओं को प्रधानता दी गई। इन नाटकों में उपदेशात्मक वृत्ति नहीं है और न ही सामाजिक संस्कृति के आदर्शपरक मूल्यों की स्थापना का उद्देश्य ही है, अपितु यथार्थवादी दृष्टिकोण को स्वीकार कर समस्याओं का समाधान खोजने का प्रयास किया गया, जैसे विवाह, दाम्पत्य जीवन, जाति भेद, वर्ग संघर्ष आदि पर विशेष बड़ा एक विवेचन हुआ है। हम आधुनिक नाटकों में विशेष रूप से मोहन राकेश का नाम बहुत चर्चित रहा है। इनके द्वारा लिखित आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, जो कि हमारी BA द्वितीय वर्ष की पाठ्यक्रम में भी संकलित हैं, आधे अधूरे आदि, ये 3 नाटक, यानी इन्होंने 3 नाटक लिखे, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस और आधे अधूरे नाटक। ये तीनों नाटक नूतन शैली में लिखे हुए मनोविश्लेषणात्मक हैं। आषाढ़ का एक दिन के संदर्भ में कहा गया है कि महाकवि कालिदास के परिवेश, रचना प्रक्रिया, प्रेरणा स्रोत और उनकी चूक जाने से संबंध है। ये 2 प्रकार के संघर्षों पर आधारित है, परिवेषण मूलक और आंतरिक संघर्ष। फलस्वरूप नाटक में गहन प्रवेगमयता और तीव्रता आ जाती है। राकेश ने प्रतीकात्मक शैली में प्रशंसनीय प्रयास प्रस्तुत किया है। आधुनिक भावबोध, समाज की विसंगतियों, मध्यवर्गीय समाज की जो विडंबनाओं का इन्होंने बहुत ही सफल चित्रण किया है। रोमानी परिवेश से हटकर तनाव की चरम स्थिति तक पहुंचाने में सफलता अर्जित की है। नाट्य कला की दृष्टि से ये स्वर्ण युग कहा जा सकता है। इस काल के नाटकों का वर्गीकरण प्रस्तुत करते हुए डॉक्टर गोपाल राय ने कहा है, छायावादोत्तर काल की अन्य नाट्य कृतियों को स्थूल रूप से 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। स्वतंत्र भारत में व्याप्त भ्रष्टाचार से संबद्ध नाटक, दूसरा पीढ़ीगत संघर्षों तथा नैतिक मूल्यों से संबद्ध नाटक, और तथा चीनी आक्रमण से संबद्ध नाटक। वर्तमान में लिखे गए नाटकों में चंद्रगुप्त विद्यालंकार का न्याय की रात, विनोद रस्तोगी का आजादी के बाद, नरेश मेहता की उलझन, सुबह के घंटे, खंडित यात्राएं, शंभुनाथ सिंह का धरती और आकाश और मन्नू भंडारी का बिना दीवारों के घर आदि अनेक नाट्य कृतियां बहुत ही चर्चित रही हैं। डॉक्टर राय ने कहा है, हिंदी साहित्य की अन्य विधाओं की अपेक्षा नाटक का विकास मंद गति से हुआ, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसके 2 कारण हमें यहाँ प्रतीत होते हैं, एक तो मंच का अभाव, दूसरा इस विधा का अपना एक स्वरूप।
हम सारांश रूप से ये कह सकते हैं कि रंगमंच की तकनीकी विधि के अभाव में साहित्यिक नाटक सफलता अर्जित न कर सके। यद्यपि आज नाटक की अनेक विधाओं में सफल प्रयोग किए जा रहे हैं, जिनमें रेडियो रूपक सर्वाधिक सफल हुआ है। इसी प्रकार फिल्मी रंगमंच ख्याति की चरम सीमा पर है और यही कारण है कि इसकी तुलना में साहित्यिक नाटक प्रसिद्धि को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। अनेक साहित्यिक व सांस्कृतिक संस्थाओं द्वारा नाटकों का सफल प्रदर्शन आज भी किया जा रहा है, जिससे जनरुचि में जागृति आ रही है। यदि ये परंपरा स्वस्थ रूप से इसी प्रकार चलती रही तो निस्संदेह कहा जा सकता है कि हिंदी नाटक का भविष्य बहुत उज्जवल है। आज हमने हिंदी नाटक के उद्भव और विकास पर विस्तार से प्रकाश डाला है। हम अगले व्याख्यानों में नाटक के स्वरूप, नाटक के तत्वों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद।